क्या आपका भी हेयर फॉल हो रहा है? क्या आपके भी बाल टूट रहे हैं? या फिर आपको डैंड्रफ की समस्या है और आप सोच रहे हो कि पतंजलि का जो केश कांति शैम्पू होता है, उससे आपका ये जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगा यानी ठीक हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपकी ये गलतफ़हमी है। हाय एंड वेलकम टू नो योर प्रोडक्ट्स विद प्रोडक्ट ट्रेनर्स। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, वो है केश कांति शैम्पू यानी पतंजलि का केश कांति शैम्पू। क्योंकि अक्सर हमारे जो इंडियंस हैं उनको जो जिस तरीके से मार्केटिंग किया जाता है उसी को वो सच मान लेते हैं और सोचते हैं ये 100% नेचुरल है। लेकिन आज हम इनके इंग्रेडिएंट को अच्छे से वेरीफाई करने वाले हैं कि जितने भी इंग्रेडिएंट इसमें रहते हैं क्या ये हेल्दी होते हैं या फिर अनहेल्दी होते हैं। तो इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि हेल्थ केयर, स्किन केयर और हेयर केयर से रिलेटेड मैं इन चैनल पे वीडियोस डालता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे एक नेबर हैं, उन्होंने मुझसे आके पूछा कि पतंजलि का जो शैम्पू होता है क्या वो सही होता है, नेचुरल होता है 100% या फिर नहीं? तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ तो फिर मैं क्या किया, मैंने गूगल किया और गूगल पे जाने के बाद जो पतंजलि की वेबसाइट है, वहाँ पे मैं गया। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे जो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, तो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देखते-देखते मुझे ये पता चला, उन्होंने लीगल डिस्क्लेमर में क्लियरली मेंशन किया है कि जो भी वहाँ पे लेबल है, मतलब जो भी वहाँ पे लिखा हुआ है, उस पे आपको बिलीव नहीं करना है। जिस तरीके से प्रचार किया जाता है, मार्केटिंग किया जाता है, आपको उनके लेबल वगैरह ज़रूर पढ़ने हैं, उपयोग करने या फिर किसी भी चीज़ को कंज़्यूम करने से पहले। तो मैंने सिंपली क्या किया, उनके जितने भी इंग्रीडिएंट थे वो सारी चीज़ें देखी। वहाँ पे जितने भी नेचुरल इंग्रीडिएंट्स हैं बहुत ही कम मात्रा में लेकिन वहाँ पे डाले गए थे। जैसे कि रीठा हो गया, घृत कुमारी यानी आपका जो एलोवेरा है वो हो गया और आपका गिलॉय हो गया, बहुत सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी डाली गई थी। लेकिन जब मैंने बेस मटेरियल चेक किया तो वहाँ पे मैंने देखा कि सबसे पहले मुझे तो एक्वा मिला, जो हर प्रोडक्ट्स पे होता है, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, खास करके कॉस्मेटिक या फिर ब्यूटी केयर के, तो उसमें तो होता ही है। तो ये बहुत ही कॉमन था तो इसलिए मैंने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जो उनका बेस मटेरियल था सेकंड वाला, वो था उनका सर्फेक्टेंट बेस यानी एसएलएस वगैरह झाग बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो उन्होंने यूज़ किया था। तीसरा उनका जो इंग्रीडिएंट था वो था उनका विटामिन ई। तो विटामिन ई आपको पता है कि बहुत ही अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, हमारे स्कैल्प के लिए। उसके बाद मैंने देखा सनफ्लावर ऑयल, तो सनफ्लावर ऑयल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन जब मैंने नेक्स्ट बेस मटेरियल को पढ़ा, तो वहाँ पे कुछ नाम लिखा था डिएज़ोलिग्निल यूरिया टाइप का। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, जैसे अभी आपको समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने जस्ट विकिपीडिया पे गया, विकिपीडिया पे जाने के बाद जब मैंने उसको सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये एक केमिकल सब्सटेंस है, यानी एक केमिकल एजेंट होता है जो आपके जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उसको मतलब सेव करता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, छोटे-छोटे जो जीवाणु होते हैं, उनसे बचाने का काम करता है ताकि ये जल्दी खराब ना हो। उसके बाद और थोड़ा जब मैं डीप में गया तो मुझे पता चला कि फॉर्मल्डिहाइड रिलीज़र है ये एक तरीके का। तो फिर से मुझे समझ में नहीं आया और उसके बाद मैं थोड़ा-सा और डीप सर्च करने लगा और ज़्यादा मैं जब डीप रिसर्च में पहुँचा, तब मुझे ये मिला। तो तब मुझे पता चला कि ये जो फॉर्मल्डिहाइड है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्ट्रॉन्ग गैस होती है, स्ट्रॉन्ग स्पेलिंग वाली गैस होती है, जिसको यूज़ किया जाता है हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स पे और हेयर प्रोडक्ट्स में भी। तो मुझे थोड़ा-सा डाउट हुआ कि हेयर प्रोडक्ट्स में क्यों यूज़ किया जाता है, जब उसको हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। तो थोड़ा-सा मैं और रिसर्च में गया, तो मुझे पता चला कि इसको ग्लूज़ में यूज़ किया जाता है, एडेसिव में यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ हमारा जो नेल पॉलिश होता है, उसमें भी यूज़ किया जाता है। एंड फिर मैंने ये देखा जिसने मेरे होश उड़ा दिए, क्योंकि नेशनल टॉक्सिकोलॉजी प्रोग्राम फॉर्मल्डिहाइड को कार्सिनोजेन यानी ह्यूमन्स के लिए, हम जो इंसान होते हैं, कार्सिनोजेन माना जाता है। कार्सिनोजेन का मतलब होता है ऐसा एजेंट जिसके वजह से कैंसर हो। यानी आप समझ सकते हो, ऐसी चीज़ आप उसमें ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपके जो कैंसर का खतरा है वो बढ़ सकता है। फिर मैंने यहाँ पे देखा कि फॉर्मल्डिहाइड जो है इसके वजह से आपको कैंसर हो सकते हैं। कौन-कौन से? स्टमक का कैंसर हो सकता है, स्किन का कैंसर हो सकता है, नोज़ का कैंसर हो सकता है। स्किन यानी हमारी जो बालों की त्वचा होती है उसका भी कैंसर हो सकता है। अब यहाँ पे आप भी देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि कौन-कौन सी एलर्जी रिएक्शन इसमें हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर ही है यहाँ पे हेयर लॉस का, इची स्किन का। यानी अगर आपकी स्किन जो है अगर वो इची होगी तो आप ज़्यादा स्क्रैच करोगे तो आपका ये प्रॉब्लम होने के चांसेस डबल-टिबल हो जाएँगे। उसके बाद यहाँ पे क्लियरली मेंशन है हेयर लॉस का। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप सब चेक भी कर सकते हैं।
और इसमें लिखा है कि अगर एक बार आपका जो स्कैल्प है इससे अफेक्ट हो गया, यानी एक बार आपके स्कैल्प को प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गया, तो फिर आपका जो हेयर फॉलिकल्स है वो ट्रॉमा में जा सकता है और साथ ही साथ आपका जो हेयर लॉस है वो हो सकता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है कि बहुत सारी कंट्रीज है जिसमें ये बैंड है, यानी इसको बैन किया गया है कि इसको आप बेच नहीं सकते, इसको अपने प्रोडक्ट्स में नहीं डाल सकते। लेकिन इंडिया ही हमारा एक इतना अच्छा देश है जहाँ पे कुछ भी कचरा भी डाल के बेच दिया जाए तो खरीद लिया जाता है, क्योंकि यहाँ के पीपल्स को नॉलेज नहीं होती है। फिर मैंने देखा कि ये जो फॉर्मल डीहाइड है इसको अलग अलग नाम से भी लिखा जाता है, यानी जो हेयर प्रोडक्ट्स में अगर कोई भी कंपनी इसको यूज कर रही है तो ये फॉर्मल डीहाइड यूज नहीं करेगी, ये कुछ और नाम लिखती है जो आपके यहाँ पे स्क्रीन के सामने है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जब भी आप कोई भी हेयर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो फिर आपको बिल्कुल से ये चेक करना है लेबल के पीछे कि या ये चीजें लिखी है या नहीं। तो नेक्स्ट वाला जब मैंने इंग्रेडिएंट देखा तो यहाँ पे मुझे दिखा आईपीबीसी। तो आईपीबीसी का मतलब मुझे अभी पता नहीं था, क्योंकि आईपीबीसी एक शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद में थोड़ा सा और रिसर्च करने लग गया, तो रिसर्च करते करते मुझे ये मिला, इसको ध्यान से देखिएगा। तो रिसर्च करते के टाइम मुझे पता चला कि ये जो है आईपीबीसी, ये एक तरह का प्रिजर्वेटिव है जो कॉस्मेटिक्स में, इवन पेंट में और आपके प्राइमर वगैरह में भी मिलाया जाता है, कॉस्मेटिक्स वगैरह में मिलाया जाता है, ताकि ये जो जर्म्स है या जो बैक्टीरिया है ये स्प्रेड ना हो, ह्यूमंस को हार्म ना कर सके। लेकिन ये खुद ही हार्म करता है, अभी देखिए ध्यान से। फिर यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो एक कॉलम है जिसमें अच्छे से मेंशन किया गया है कि इज इट सेफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है आपके फर्टिलिटी को, आपके प्रेगनेंसी के प्रॉब्लम को, आपके जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल और लिवर के लिए ये टॉक्सिन का काम करता है एक तरीके का। तो इसमें क्लियरली मेंशन है। और अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम इसको खा थोड़ी रहे हैं, तो याद रखिएगा आप जो स्किन पे लगाते हैं कुछ भी चीजें, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपके शरीर के अंदर जा जरूर रही है। तो आपका रिप्रोडक्शन का प्रॉब्लम यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें भी इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के हिसाब से कि अगर ये एविडेंस है उनके पास कि अगर इसको लिमिट में यूज किया जाए तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो जापान के स्टैंडर्ड है, जापान स्टैंडर्ड ने इसको स्ट्रिक्टली मना किया है, यानी इसको नहीं यूज करने के लिए बोला गया है कॉस्मेटिक्स में। यानी जो जापान है इसको कॉस्मेटिक्स में यूज नहीं करता। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया था कि हमारा इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे कचरा भी डाल के आप दे दो तो लोग खरीदेंगे भी, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी लगाने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो उनको जहर भी मिला के दे दो चलेगा। फिर मुझे आगे पता चला कि अगर इसका यूज हम करते हैं तो कुछ एलर्जीज वगैरह भी इसमें हो सकती है, और जो सबसे खतरनाक एलर्जी है वो है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। मतलब डर्मेटाइटिस का मतलब आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एक्जिमा भी बोला जाता है इसको। एक्जिमा का आपको प्रॉब्लम हो जाता है, और ये स्किन की इतनी बेकार कंडीशन है और इतनी डेंजर कंडीशन है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब इसकी जो अगली लाइन है वो हमारी बेवकूफ़ी की वजह से लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए अच्छे से लिखा हुआ है कि बहुत सारे जो कंज्यूमर होते हैं वो अवेयर है कि पैराबेन जो होता है, पैराबेन जो है एक तरीके का प्रिजर्वेटिव है जो हमारे स्किन के लिए और स्कैल्प के लिए यानी अच्छा नहीं होता है हमारे हेल्थ के लिए। तो उसके बारे में बहुत सारे लोग अवेयर है, बहुत सारे को जानकारियाँ है, इसीलिए कंपनीज़ जो है उनके अल्टरनेटिव्स ढूँढ-ढूँढ के डालती है इन प्रोडक्ट्स में। क्योंकि हमें तो पता नहीं है, इसलिए कंपनी हमको तो मतलब एक तरीके का बोला जाए कि यहाँ पे हमको बेवकूफ़ बना रही है कंपनियाँ, उसके नाम को चेंज करके या फिर पैराबेन के ही अल्टरनेटिव डाल के। तो यहाँ पे ये साबित होता है कि आईपीवीसी जो है वो पैराबेन का अल्टरनेटिव है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे नेचुरल जो अल्टरनेटिव है उसको भी मिलाया जा सकता है, इसमें ऐड ऑन किया जा सकता है। लेकिन कोई भी इसमें ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि हमको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कुछ भी डाल के दे दो, चाहे वो केमिकल हो, उसी की वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है, और उसको आप सोच रहे हो कि आपका जो हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, उससे ठीक होगा। ये कमाल की बात है। तो यहाँ पे देखिए कुछ नेम्स आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर ये नेम आपको किसी भी प्रोडक्ट के लेबल में, पीछे आपको बेस मटेरियल में कहीं पे भी दिखते हैं, तो आप समझ जाइए कि वो आपका आईपीबीसी ही है। यानी जो भी आपको अब मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, वो सारे प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो। अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ, ये तो ये कंपनी क्लेम कर दी है कि 100% नेचुरल प्रोडक्ट बनाती है, तो कहाँ है वो नेचुरल प्रोडक्ट्स? कहाँ है वो नेचुरल इंग्रीडिएंट्स? कुछ इंग्रीडिएंट बस हमें धोखा देने के लिए वहाँ पे डाल दिया गया है लेबल में, और आप बेवकूफ़ बन रहे हो।
ये इतने सारे नेचुरल अल्टरनेटिव्स ना यूज़ करके ये जो केमिकल बेस्ड अल्टरनेटिव्स है, कहीं प्रिजर्वेटिव हो गया, पैराबेन का जो अल्टरनेटिव है, ये सारी चीज़ों को यूज़ कर रही है आपका, जिसकी वजह से हेयर फॉल, हेयर इश्यूज़ हो रहा है और आप सोच रहे हो कि मैं केश कांति लगाऊँगा शैम्पू और आपका जो हेयर है वो अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद ये समझ में आता है कि ये जो कंपनी है, आपको बेवकूफ़ बना रही है। सिर्फ़ आगे जो छोटे-छोटे अमाउंट में, कम-कम अमाउंट में आपको सारे जो नेचुरल प्रोडक्ट्स रहते हैं, वो आपको दिखा रही है। लेकिन ये क्लेम कर रही है कि 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स है। नेचुरल प्रोडक्ट 100% है ही नहीं। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली है, जो मैंने अभी आपको बताया और वो आपके लिए कितनी ज़्यादा डेंजर हो सकती है, ये आपने अभी जस्ट वीडियो में देखा है। तो अगर आपको फिर भी बिलीव नहीं होता तो प्लीज़ अभी मैं आपको लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप इसको ज़रूर से विज़िट करिए और एक बार अच्छे से देखिए कि क्या मैं सच बोल रहा हूँ या फिर गलत बोल रहा हूँ। खुद भी एक्नॉलेज करने की कोशिश करिए। लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके के जो वीडियो है मैं अभी स्टार्ट किया हूँ और आगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स का मैं यहाँ पे वीडियो डालने वाला हूँ। क्या वो अच्छा होता है या फिर बुरा होता है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप कौन-सा शैम्पू यूज़ करते हैं, आप कौन-सा ऑयल यूज़ करते हैं या फिर आपको किस प्रोडक्ट के ऊपर आपको जानना है कि उसके जो इंग्रीडिएंट्स हैं वो सेफ है या फिर अनसेफ है। तो आशा करता हूँ मेरी जो इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आप यूज़ ना कर रहे हो और आपको पता ही ना हो कि वो आपके लिए डेंजर है, और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।